हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आया तो। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं बिना समय गंवाए, तेजी से फटाफट हम लोग देखेंगे। 20 से 25 मिनट में आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया जाएगा जितना आप 1 घंटे की क्लास में भी शायद ही पा पाओ। चलिए तो यहाँ पर देखिए, रिवीजन करते हैं कल का। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया था। डब्ल्यूएचओ ने 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है गांधीनगर, गुजरात में। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ अधूरे शब्द नाम की पुस्तक जो है ये आशुतोष अग्नित्री जी ने लिखा है। लखनऊ में यूपी सरकार ने देश के सबसे बड़े आईटी हब को खोलने की घोषणा की है। अगस्त 2023 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र ये टॉप पर रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है अनवर उल हक कक्कड़ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 अगस्त को प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरि लॉन्च किया है कोलकाता में। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तकों के संशोधन के लिए 19 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है। और अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए ओडीओपी वाल का शुभारंभ किया गया है। भारतीय वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन तैनात किया है जिसका नाम है हेरान मार्क 2। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन, वो भी 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आजादी का ये बहुत ही खूबसूरत ऑफर चल रहा है जिसके तहत 76% का ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टारगेट बैचेस भी ले सकते हो। अगर आपको केवल फाउंडेशन जीएस तैयार करना है तो आप जीएस सफलता बैच 2.0 ले सकते हो। बहुत ही कम दाम में हो गया है ये। मतलब आप समझ लो कि जीएस सफलता बैच 239 में हो गया है, जो कि अन्य चैनल्स पर आपको डिस्काउंट के बाद आपको मिल रहा है 2000 के आसपास में। तो आप समझ सकते हो कि कीमत ठीक है, क्योंकि मैंने जीएस सफलता बैच लॉन्च ही किया था मात्र 999 में। अब इस पर 76% का डिस्काउंट लगा है तो 239 का हो गया है। सब भर भर के ले जा रहे हैं, इसको ले जाओ आप। ठीक है, इंडिया 76 कूपन कोड यूज करना है आपको एमजेटी ऐप पर जा करके। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों थीम रखी गई थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। पीएम मोदी जी ने लाल किले पर जाकर के ध्वजारोहण भी किया और उसके बाद फिर वहां पर जाकर के इन्होंने स्पीच दी और 90 मिनट की स्पीच रही। इनके स्पीच को लेकर के मैंने कल आपको एक वीडियो दी थी, में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। रात को ये वीडियो आई थी पीएम मोदी स्पीच। तो इसमें कौन कौन सी योजनाओं की इन्होंने घोषणा की है, उस योजनाओं के क्या मायने हैं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं इन्होंने की हैं, इसको इस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको वैसा दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर जाइएगा, आपको रिसेंट में ही मिल जाएगी, अभी कल ही रात को अपलोड हुई थी। तो फिलहाल यहाँ 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया। जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस में इस अवसर पर समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से शिक्षकों, नर्सों और प्राथमिक विद्यालय के जो कार्यकर्ता हैं, सरपंच हैं ग्रामीण के, ये सभी लोग को बुलाया गया था। लगभग 1800 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, इनकी घोषणाएं की हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो में इन योजनाओं के बारे में डिटेल में देख सकते हो, वरना कल की वीडियो में आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में भी बता दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है ना, आज नहीं लिया गया क्योंकि आज कंटेंट ज्यादा हो गया था, तो कल की वीडियो में वही आपको योजना बताई जाएगी। फिलहाल ये प्रमुख दिवस हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो, कल मैंने आपका कराया था। तो आज मैं बढ़ूंगा आगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस से पहले कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी पीपीएम दिया गया? तो दोस्तों अभी स्वतंत्रता दिवस से पहले बहुत सारे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। उनमें से 82 जो पुलिसकर्मी थे, 82 पुलिसकर्मी थे, इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुलिसों को सम्मानित किया गया है। अब इसके तहत देखो कैसे कैसे सम्मानित किया गया, इसको समझिए। टोटल अगर बात किया जाए तो 954 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वीरता के लिए पुलिस पदक मिला है 229 को, यानी कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ठीक है, तो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 229 को मिला। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला 1 को। ठीक है, यानी पुलिस प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ये 1 को मिला, जो कि सीआरपीएफ से थे। टोटल वीरता पुलिस पुरस्कार मिले 230 व्यक्तियों को। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला 82 को, जो कि मैंने क्वेश्चन में पूछा था। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिले 642 को। टोटल ऐसे ऐसे और कैटेगरीज में करके 954 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, 230 जिसमें से वीरता पुरस्कार थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों जन्निक सिनर ने। जन्निक सिनर ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। कैनेडियन ओपन जीता है। ये एक्चुअली में टोरंटो में आयोजित किया गया था और इन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हरा करके ये खिताब जीता है। अच्छा, इनका पहला कैनेडियन ओपन तो था ही साथ इनके कैरियर का भी पहला एटीपी मास्टर्स 1000 ये खिताब रहा। टेनिस में एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। जो पुरुष वाले खेलते हैं उनको एटीपी से खिलाया जाता है, ठीक है। और जो विमेंस खेलती हैं उनका होता है डब्ल्यूटीए, यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन। दोनों का कर्ता धर्ता या कहीं दोनों का जो संचालक होता है वो एक ही होता है, टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। महिलाओं को डब्ल्यूटीए कहते हैं, डब्ल्यूटीए खिताब, और एटीपी मास्टर्स वगैरह जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है। अच्छा, टेनिस की बात आ ही रही है तो टेनिस का हम लोग ग्रैंड स्लैम का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड स्लैम आप जानते हो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। 4 ग्रैंड स्लैम ही होते हैं पूरे साल भर में, ठीक है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम जो हैं इनमें से 3 हो चुके हैं इस साल के 2023 के अभी तक। तो इन तीनों को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद चौथे की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अच्छा, बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज ही चलता है, ठीक है ना। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हुआ तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। उसके बाद आरियाना सेबलंका ने महिलाओं का जीता, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और महिलाओं का विमेन सिंगल में आरियाना सेबलंका ने जीता। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट या रबर का मैदान होता है, इस पर खेला जाता है। इसमें प्राइज मनी जो था वो था 76 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ए और डॉलर का सिंबल है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो 76 ये 76.5 मिलियन डॉलर दिया गया। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इगा स्वितेक पोलैंड की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल में जीता। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा बताओ कौन सा है जो मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। इसमें 43.9 मिलियन यूरो, ये यूरो का सिंबल है, ये प्राइज मनी दी गई। विंबलडन ओपन हुआ, कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता। आपको कमेंट करके मुझे बताना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, कार्लोस अल्कराज। मार्केटा वेंडरोसोवा ने महिलाओं का जीता। ग्रीन ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है, ठीक है, इनका भी बता दीजिएगा। ग्रीन ग्रास कोर्ट यानी हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। ये हरी घास के मैदान पर खेला जाने के साथ साथ सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। क्या होता है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1877 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके तहत 44.7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, ये देखिए ये ब्रिटिश पाउंड का सिंबल है, ये यूरो का सिंबल है और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सिंबल है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश पाउंड इनको ये दिया गया। और अभी चूंकि वो यूएस ओपन हुआ नहीं है, जो कि यूएस में खेला जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। टीबीडी मतलब टू बी डिसाइडेड मैंने लिख रखा है। हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है, क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर जगह जगह लोगो लगाना पड़ा है। एक्चुअली में बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, लोग कंटेंट की चोरी बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक भाई साहब हैं, वो तो हमारे नाम से फर्जी वेबसाइट ही बना दी है, mjteducation.com से वेबसाइट भी बना दी है। उसके बाद हम ही से पैसे भी मांग रहे हैं। उसके बाद और तो और हमारा ही कंटेंट वहां पर डाला जा रहा है। तो फिलहाल जो करना होगा उनका वो तो हम देखेंगे। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात में। गुजरात में जाकर के इन्होंने, केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, तो इन्होंने ये शुरू किया है गुजरात में ए हेल्प। ए हेल्प क्या करेगा? ये पशुओं की टैगिंग करेगा। आप आजकल देखे होंगे कि गाँव में गाय जो होती हैं, भैंसे जो होती हैं, उन पर एक पीला पीला टैग लगा रहता है। तो वो टैगिंग की जाएगी। एक प्रकार से समझो, उनको ट्रैक करने के लिए, जनगणना के लिए, या फिर कहें कि अगर कोई टीका वगैरह लगाया जाता है तो एक पता लगे कि हाँ किसको क्या लगा है कि नहीं। तो इसके लिए पशु टैगिंग की जाती है। तो ए हेल्प जो होगा ये पशु टैगिंग के लिए होगा, पशुधन बीमा में योगदान के लिए होगा, इंश्योरेंस वगैरह भी कराया जाता है, रोग नियंत्रण, ये सभी चीजें होगा, ठीक है। जागृति अभियान के तहत ये किया गया है। अच्छा, ए हेल्प अगर आपको याद हो, अभी अप्रैल महीने में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले ए हेल्प सुविधा शुरू करने वाला या ए हेल्प कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तब आप उत्तराखंड बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले गृह लक्ष्मी योजना बताई थी। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक ने शुरू की, महिलाओं को, लड़कियों को 2000 रुपए मासिक वेतन देने के लिए, ठीक है, एक प्रकार से सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए। उसके बाद तेलंगाना राज्य सरकार ने आवासीय हेल्प के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। तो नाम दोनों का एक है। ऐसे ही यहाँ पर ए हेल्प जो है पशु संरक्षण के लिए ही शुरू किया गया था उत्तराखंड के द्वारा सबसे पहले। फिर अभी देखो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं ये, और ये गुजरात में शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रख
रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार हुआ? तो जायद तलवार दोस्तों ये भारत और यूएई की नौसेनाओं के बीच में हुआ। देखिए यहाँ पर भारतीय नौसेना गई हुई थी यूएई में, दुबई में, तो वहां पर यह आयोजित किया गया। ये कब से कब तक हुआ? 8 से 11 अगस्त के बीच में हुआ। पोर्ट राशिद, दुबई में एक पोर्ट है पोर्ट राशिद, वहीं पर यह आयोजित हुआ यूएई में। ठीक है, तो जायद तलवार का नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद, ये दो भारतीय नौसैनिक जहाज थे जो वहां पर गए हुए थे इसमें हिस्सा लेने। अब यूएई आया है तो यूएई के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एशिया का मैप है। एशिया के मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये भारत जो है यहाँ तक है, तो ये अपना प्यारा भारत है। यहाँ से आप आएंगे, पाकिस्तान छोड़ दो और इधर ईरान छोड़ दो वगैरह, तो आपको यहाँ पर ओमान दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा यूएई। इसको आप बड़े करके यहाँ देख सकते हैं, ये ओमान है, ओमान के बाद इधर यमन है और इधर है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर पड़ जाएगा यूएई। यूएई मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये बेसिकली 7 अमीरात का एक संगठन है समझ लो, इसीलिए इसे कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस अमीरात में जो सबसे बड़ा अमीरात है वो अबू धाबी है, उसके बाद दूसरा बड़ा है दुबई। अबू धाबी के जो अमीरात जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो यूएई के प्रेसिडेंट होते हैं, वो अबू धाबी के प्रेसिडेंट रहते हैं, और जो दुबई के प्रेसिडेंट रहते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये यूएई है, यूएई की करेंसी आप जानते हो यूएई दिरहम है। ठीक है, 3 घंटे की दूरी है भारत से। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं करंट टाइम पर, और यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के बारे में अगर बात करें तो आपको अगर याद हो तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा यहीं पर तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी मेजबानी इसने की थी। इसके अलावा इसने मशीन कैन सी का भी आयोजन इसी ने किया था। गोल्डन वीजा पाने वाले संजय दत्त बने पहले भारतीय। ठीक है, संजय दत्त बने थे यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले। ठीक है, और यूएई में ही दोस्तों पहला आईआईटी मॉडल पर वहां पर एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, पहला आईआईटी कह सकते हैं भारत के बाहर। ये सारी चीजें आप यूएई से याद रखेंगे। अगला, हाल ही में अभी यूपीआई सिस्टम वाली भी बात हुई थी ना, यूपीआई वहां पर अपनाया गया है। हाल ही में केरल में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखो, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था अभी कुछ दिन पहले ही। इस बार इसका 69वां संस्करण आयोजित किया गया। और देखिए, ये नेहरू नौका दौड़ होती है, बहुत ही फेमस होती है, बहुत ही पॉपुलर होती है यहाँ की। बेसिकली मालाबार तट उत्सव मनाया जाता है, और उसी के दौरान ये बाद में जो अगस्त महीने का सेकंड सैटरडे होता है तब यहाँ पर एक नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो इस बार जीता किसने? इस बार जीता है वियापुरम चंदन ने। वियापुरम चंदन जो है ये पीबीसी यानी कि पल्ला थुरुथी बोट क्लब, इस टीम के ये खिलाड़ी थे और इन्होंने सबको पीछे कर दिया। तो ये प्रतियोगिता केरल के अल्लापुझा जिले के पुन्नमदा झील में आयोजित की गई। ठीक है, अगस्त के दूसरे शनिवार को ये आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया। केरल लगातार पिछले दिनों में कई बार चर्चा में आया है और इनका मैंने कई बार रिवीजन कराया है। तो आज आपके लिए होमवर्क है, केरल के बारे में जो भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं उनको आप लोग लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 69वां संस्करण था, ये बात ध्यान रहे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिया 76 कूपन कोड यूज करने पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। आपको एमजेटी ऐप में जाना है। अगर कोई सभी डाउट आता है, कोई सा भी इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और इस व्हाट्सएप आइकन को आप प्रेस कर दिया कीजिए ऐप में जाकर के, तो आपको तुरंत वो पहुंचा देगा हमारे पास। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपकी वहां पर हेल्प जरूर करूंगा। व्हाट्सएप सपोर्ट मैं ही संभालता हूं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। बेझिझक होकर के, बेफिक्र होकर के जो भी पूछना हो, जो भी अपनी बात कहनी हो वो कह सकते हो। ठीक है ना, मैं बहुत अच्छे से आपका सबकी का फीडबैक लेता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपको कोई अगर बुराई करनी है, आपको अगर कोई कमी बतानी है, आपको अगर कुछ भी बताना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हो। जीएस सफलता बैच है, अगर आप जीएस एक बार जिंदगी में बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं बस एक ही बार पढ़ना पड़े, तो आप जीएस सफलता बैच ले सकते हैं। और ये तो सुनहरा मौका है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 239 में ये मिल रहा है। इसको तो जाकर के मैं कहता हूं जरूर ही लो आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा केरल के कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एक सचिव हैं अल्केश कुमार, ये आईटी सचिव हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। आईटी सचिव के द्वारा, आईटी सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सचिव हैं ये अल्केश कुमार शर्मा, इनके द्वारा ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, केरल के कोच्चि में इन्होंने शुरू किया है। इसके तहत 94.85 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, तो फिर
ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही होगा। तो ये बेसिकली जो उभरता जो ग्राफीन टेक्नोलॉजी है ना, इसका इकोसिस्टम जो है इसको बूस्ट करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, इसके नाम से 8 कंपनियां भी स्थापना करने की घोषणा ये किए हुए हैं। तो यानी ग्राफीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, इसके लिए ये शुरू किया गया है कार्यक्रम, ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम। ठीक है, अगला, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण हुआ, ये कहां पर शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है अभी हाल ही में, कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये शुरू किया गया है। देखिए खेलो इंडिया का ये विमेंस का जूनियर हॉकी लीग है और ये 13 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। अब ये खेलो इंडिया की बात आई है, खेलो इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखो खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है, युवा और खेल मंत्रालय स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम पहले शुरू किया गया था। सबसे पहले तो खेलो इंडिया गेम शुरू किया गया, बाद में नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम किया गया था। तो ये जो है इसका 5 संस्करण हो चुका है। पहला संस्करण हुआ था कहां पर? नई दिल्ली में। दूसरा हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा हुआ था गुवाहाटी में। चौथा हुआ था पंचकुला हरियाणा में। और पांचवा हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इनको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ऐसे खेलो इंडिया तर्ज पर कई अलग अलग इवेंट आयोजित कराए जाने लगे, जैसे कि जूनियर महिला हॉकी लीग, इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जैसे यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी अभी यूपी ने की थी, तीसरा वाला था। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत क्या किया जाता है? 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाती है खिलाड़ियों को 8 साल तक। 8 साल तक 5-5 लाख रुपए का फाइनेंशियल हेल्प मिलता है अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर या फिर गोल्ड जीतता है तो। ठीक है, मैक्सिमम 1000 जो है खिलाड़ी को उठाया जाता है जिनको ये सहायता राशि की जाती है, जिससे वो अपने आप को एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, इनके लिए बेहतर कोच हायर कर सके, बेहतर प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, हॉकी के बारे में फिर से रिवाइज करवा दूं। हॉकी जो है इंपॉर्टेंट गेम है, भारत का नेशनल गेम है। अभी एशियन हॉकी चैंपियनशिप भारत ने, पुरुषों वाली टीम ने जीता है। पुरुष वाली टीम जो है ये ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी इस बार ले आई थी। 8 बार तो गोल्ड ही जीत चुकी है। और हाँ, एक गलती हो गई थी थोड़ा सा, मैंने उस दिन हरमनप्रीत बोल दिया था, गलती से जुबान पे आ गया था हरमनप्रीत कौर का नाम। तो हरमनप्रीत कौर की जगह मनप्रीत सिंह याद रखिएगा। मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के, पुरुष हॉकी के कैप्टन है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार जो है ये फंड करती है, मतलब स्पॉन्सर करती है। उड़ीसा सरकार इकलौती ऐसी गवर्नमेंट है जो किसी खेल को स्पॉन्सर कर रही है। उड़ीसा में ही 2 बार लगातार आयोजित किए गए वर्ल्ड कप, 2018 वाला हॉकी विश्व कप, 2023 वाला भी विश्व कप। 2023 वाला भी जीता कौन है? जर्मनी जीता हुआ है। ये चीजें मैं आपको उस दिन बता दिया था, इसलिए यहाँ पर अभी वर्बली बता रहा हूँ। आप अगर नोट्स लेकर के बैठोगे, डेली लिखोगे अगर, तो आपको चीजें बड़े आसान से याद होने लगेंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप जो है डेली नोट डाउन भी किया करो, तभी मजा आ पाएगा। साथ साथ में आप भी थोड़ा मेहनत किया करो। ठीक है, लेटे लेटे मत देखा करो। किस अभिनेता ने दोबारा भारत की नागरिकता ग्रहण की? ये इंपॉर्टेंट रहा क्वेश्चन, कल ये काफी ज्यादा चर्चे में रहा। अभी हाल ही में अक्षय कुमार जो कि एक एक्टर हैं, आप सब जानते हो, तो इन्होंने दोबारा से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, या कहें कि इनको दोबारा से भारत की नागरिकता मिल गई है। अर्जी ये 2019 में ही लगाए थे, लेकिन वो अब अप्रूव हुआ है और अभी देखो इनको नागरिकता मिल गई है। इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। काफी ज्यादा इनकी आलोचना हो रही थी, काफी ज्यादा ये ट्रोल किए जा रहे थे जब से इन्होंने कनाडा की नागरिकता धारण की थी। इसके पीछे इन्होंने कारण भी बताया हुआ है कि इनकी फिल्में नहीं चल रही थी, फ्लॉप जा रही थी लगातार, तो इन्होंने सोचा कि अब ये सब छोड़ छाड़ के वो कनाडा चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ट्रक वगैरह चलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये दोबारा से लेकिन फिल्में चलने लगी। हालांकि अभी फिर से फिल्में इनकी नहीं चल रही हैं, लेकिन 2019 में, अक्षय कुमार के फैन अफेंड मत होना, मजाक कर रहे हैं, 2019 में इन्होंने अप्लाई किया और फिर इनको जो है अभी मिल गया है। इनका असली नाम कुछ और है, अक्षय कुमार नहीं है। अक्षय कुमार इनका रियल नेम है। रियल नेम इनका राजीव हरिओम भाटिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नागरिकता आप बात करते हैं तो नागरिकता यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स, कुछ कट लिए हैं स्क्रीनशॉट कोर्स से। नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोर्सेज में पढ़ाया गया है। और सिटीजनशिप के बारे में ये कहा गया है कि 5 प्रकार से नागरिकता भारतीयों को मिल सकती है। मतलब किसी को अगर लेना हो तो भारत में 5 प्रकार से नागरिकता ले सकता है। 3 प्रकार से उसकी नागरिकता हटाई जा सकती है, छीनी जा सकती नहीं कहेंगे, छीनना तो एक ही प्रकार हुआ, उनमें से 3 प्रकार से वो नागरिकता त्याग सकता है।
5 ये प्रकार की कौन सी हैं? एक तो जन्म से, अगर यहाँ पर जन्म हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तब तो नागरिकता मिल ही जाएगी। वंश परंपरा चली आ रही है तब भी, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि विस्तार से। भूमि विस्तार मतलब जैसे कि कल को पाकिस्तान को ले लिए तो पाकिस्तान के जितने नागरिक हैं वो अपने हो जाएंगे, ठीक है, जैसे सिक्किम को किया गया था 16 मई 1975 को। पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन, यही वाला जो होता है यही सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस होता है जिसको जो कराते हैं रजिस्ट्रेशन वाला, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला हुआ, ठीक है ना। बाकी देसीकरण बाकी सब चीजें वही है, और शॉर्ट फॉर्म में इतना ही जानो, बाकी तो डिटेल में आपको वहां पर डिस्कस किया ही गया है। आगे बात करते हैं, किस प्रसिद्ध एनजीओ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया? तो दोस्तों बिंदेश्वर पाठक जी ये सुलभ नाम के एक एनजीओ के संस्थापक थे। ये बहुत ही अच्छा काम करती है सुलभ जो संस्था है, तो इसके संस्थापक थे, और इनका निधन हो गया कल। बहुत दुखद खबर आई, मतलब ये देखिए कितना अच्छी मौत पाई। ये तिरंगा लहरा रहे थे, ध्वजारोहण किए, राष्ट्रगान पढ़े और उसके बाद फिर वहीं पर गिर पड़े, और कितनी खूबसूरत मृत्यु, मतलब तिरंगे के नीचे। तो इनका निधन हो गया है। 1970 में इन्होंने स्थापना की थी, 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये सामाजिक सेवा संगठन है, सामाजिक सेवा संगठन है, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन वाला पेज नहीं लग पाया है, संगठन, ठीक है ना। तो इनका निधन हो गया है। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है। यहाँ पर लास्ट डे के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम एफआईएच रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? तो भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। प्रसिद्ध पुस्तक लेखक नालंदा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के। आज आपको क्या बताना है कि पहला वैदिक थीम पर आधारित पार्क वेद वन किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हेतु 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक क्वेश्चन देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।